एक बार चिंटू और उसके दोस्त गप्पू पप्पू आपस में बातें करते हुए घूम रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में दो लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये देखकर वो तीनों उन लोगों के पास गए और उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो। राकेश ने बताया कि हरी ने उसके 1,000 रुपये चुराए हैं, लेकिन हरी का कहना था कि मैंने कोई चोरी नहीं की। चिंटू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। थोड़ी देर सोचने के बाद चिंटू को एक आइडिया आता है और वो राकेश को बोलता है कि तुमको किसने बताया कि हरी के पास तुम्हारे 1,000 सिक्के हैं। तब राकेश बोला, मैंने पूरा साल मेहनत करके धीरे धीरे 1,000 सिक्के जमा किए ताकि मैं अपना घर बनवा सकूं, लेकिन जब आज सुबह मैंने देखा तो वो सिक्के वहां से गायब थे और दिन में मुझे पता चला कि उसी दिन हरी को कहीं से 1,000 सिक्के मिले हैं। अब इसका यही मतलब हुआ कि हरी ने ही मेरे सिक्के चुराए हैं। तभी हरी बोला, अरे नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे पास तो बस एक ही सिक्का है और वो मुझे खेतों में काम करते हुए मिला। चिंटू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। थोड़ी देर सोचने के बाद चिंटू को एक आइडिया आता है और वो राकेश को बोलता है कि तुमको किसने बताया कि हरी के पास तुम्हारे 1,000 सिक्के हैं। राकेश बोला, मुझे मेरे दोस्त अजय ने बताया। अब दोनों मिलकर चिंटू के साथ अजय के घर जाते हैं और अजय से पूछते हैं कि तुमको किसने बताया कि हरी के पास राकेश के पैसे हैं। अजय बोला, मैं जब घर से निकल रहा था तभी मैंने देखा कि हरी अपने खेतों से बिना काम पूरा करे ही घर वापस जा रहा था और उसके हाथ में एक सिक्का भी था। जैसे ही मैंने वो सिक्का देखा, मैंने अपने दोस्त राकेश को बताया कि तुम्हारे चोरी हुए पैसे हरी के पास हैं। चिंटू ने हरी से कहा, मैं जानता हूँ कि चोरी आपने नहीं की, लेकिन बस राकेश के शक को दूर करने के लिए एक बार हमको आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हरी बोला, अगर एक तलाशी लेने से मेरे ऊपर लगाया गया चोरी का इल्जाम हट सकता है तो तुम लोग मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। अब सब लोग मिलकर हरी के घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं। चिंटू राकेश से बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, हरी ने चोरी नहीं की है, इसीलिए उसके घर कुछ नहीं मिला। राकेश बोलता है, लेकिन अगर हरी ने चोरी नहीं की तो किसने की। चिंटू मुस्कुराता है और बोलता है, चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त अजय है। यह सुनकर राकेश चौंक जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। चिंटू राकेश से बोलता है, यकीन नहीं होता तो खुद अजय से ही पूछ लो। राकेश अजय से पूछता है, क्या चिंटू सच बोल रहा है। अजय बोलता है, मुझे माफ कर दो मित्र, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ना एक साइकिल लेनी थी जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, और जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास 1,000 रुपये हैं और वो पैसे कहाँ रखे हैं, तुमने मुझे ये भी बताया था, बस इसी वजह से मैंने पैसे चुराए। चिंटू बोलता है, और अगर तुम पैसे लेकर सड़क वाले रास्ते से जाते तो कोई ना कोई तुमको देख ही लेता, इसलिए तुम पैसे लेकर खेत के रास्ते से गए और वो खेत हरी का था। जाते हुए गलती से एक सिक्का हरी के खेत में गिर गया। वही सिक्का सुबह हरी को मिला और जब तुमने देखा कि सिक्का हरी के पास है तो तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया ताकि तुम पर कोई शक ना करे। राकेश चिंटू से बोलता है, तुमको ये सब कैसे पता लगा चिंटू। चिंटू बोला, मुझे शक तो तभी हो गया था जब आपने बताया कि चोरी की बात आपको अजय ने बताई, लेकिन अजय को तो आपने बताया ही नहीं था कि आपके पैसे चोरी हुए हैं। मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब हम तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर गए और तुम्हारे घर के बाहर एक नई साइकिल खड़ी थी। मैं उसी समय समझ गया कि पैसे तुमने ही चुराए थे और उन पैसों से तुमने साइकिल ले ली। अब जब अजय की चोरी पकड़ी गई तब अजय बोलता है, मुझे माफ कर दो राकेश, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा, तब तक तुम ये साइकिल अपने पास रखना। हरी चिंटू की इतने चतुराई से असली चोर को पकड़ने की तारीफ करता है और उसके ऊपर से चोरी का इल्जाम हटाने के लिए उसका शुक्रिया करता है। चिंटू भी अब खुशी खुशी गप्पू और पप्पू के साथ अपने घर चला जाता है।
एक बार की बात है, चिंटू गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के गांव गया हुआ था, जिसका नाम था सुनहरा गांव। जब चिंटू गांव पहुंचा तो सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगा। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और नदियां। लेकिन गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। रात होते ही सब दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी बाहर नहीं निकलता। चिंटू ने दादी से पूछा, दादी, सब इतने डर डर के क्यों रह रहे हैं? दादी ने धीरे से कहा, बेटा, गांव में एक भूत है जो रात में लोगों को घरों से पैसे चुराता है। चिंटू को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, दादी, भूत थोड़े पैसे चुराते हैं। अगले दिन चिंटू ने अपने दोस्त मुन्ना के साथ गांव के लोगों से बात की। सबने यही कहा, रात को कोई सफेद कपड़े वाला साया आता है, खिड़की के पास से आवाज आती है और फिर सुबह पैसे गायब। तब चिंटू ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। उस रात जब सब सो रहे थे, चिंटू ने अपने कमरे की खिड़की के पास एक छेद से बाहर देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ आदमी दीवार फांदकर दादी के घर के पास आया। चिंटू चुपचाप बाहर निकला और उस आदमी का ना पीछा किया। आदमी खेतों की तरफ भागा और एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में घुस गया। अगली सुबह चिंटू अपने दोस्त मुन्ना और गांव के सरपंच जी को लेकर उस झोपड़ी तक गया। वहां जाकर देखा तो अंदर एक लड़का छिपा हुआ था। उसके पास से गांव वालों के पैसे और कुछ गहने भी मिले। सरपंच जी ने सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? लड़का डरते डरते बोला, मैं शहर से भागा हुआ हूँ। मेरे घर वाले मुझे स्कूल नहीं भेजते और मुझसे जबरदस्ती काम करवाते हैं। मैं यहाँ छुप गया ताकि पुलिस मुझे वापस ना ले जाए। मैं डराने के लिए भूत बन गया ताकि कोई पास ना आए। चिंटू ने कहा, ये तरीका सही नहीं है। अगर तुम स्कूल जाना चाहते हो तो हम मदद करेंगे, लेकिन चोरी करना गलत बात है। सरपंच जी ने लड़के को समझाया और पुलिस को बुलाने की बजाय उसे गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। गांव में सबने चिंटू की बहुत तारीफ की। दादी भी मुस्कुरा रही थी। अब गांव में कोई डर नहीं रहा और सब फिर से खुश थे। कहानी से सीख मिलती है कि डर और भूत जैसी बातों से घबराना नहीं चाहिए। अक्ल और हिम्मत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता। पुराने समय की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसके राजा का नाम था राजा लाल सिंह। राजा बहुत बलशाली था। उसके पास बहुत सारा पैसा, हीरे जवाहरात और बहुत बड़ी बड़ी सेना थी। लेकिन राजा एक निराशावादी इंसान था। यानी चाहे कुछ भी अच्छे से अच्छे क्यों ना हो, लेकिन राजा हर समय उदास ही रहता और छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता। लेकिन राजा के साथ उसका बचपन का जो दोस्त था, जिसका नाम था चिंटू, जहां एक तरफ राजा हर समय उदास रहता और ये सोचता कि सारी बुरी चीजें मेरे ही साथ क्यों होती हैं, वहीं दूसरी तरफ चिंटू एक आशावादी इंसान था जो हर बुरी से बुरी स्थिति में भी खुश रहता और बस ये सोचता कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार चिंटू और राजा साथ बैठ के फल खा रहे थे। राजा एक बहुत धार वाले चाकू से सेब काट रहा था कि तभी गलती से वो चाकू राजा के पैर की उंगली पर जा गिरा और तुरंत राजा के पैर की छोटी उंगली कट के अलग हो गई। राजा दर्द से चिल्लाया, लेकिन चिंटू इस समय भी एकदम शांत बैठा था और उसके चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद राजा को पट्टी लगा दी गई। राजा अपने कमरे में बेड पर लेटा आराम कर रहा था। तभी चिंटू वहां आया। राजा उसके सामने उदास बैठा था। तभी चिंटू ने बोला, उदास क्यों होते हो मित्र? जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। ये सुन के राजा को ऐसा लगा जैसे चिंटू उसकी कटी हुई उंगली का मजाक बना रहा है। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को बुलाया और चिंटू को जेल में बंद करने का आदेश दिया। चिंटू फिर भी मुस्कुराता रहा और जाते जाते भी उसने यही बोला कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
कुछ महीने बीत गए। राजा एक भी बार चिंटू से मिलने नहीं आया, लेकिन बिना चिंटू के राजा का मन भी नहीं लग रहा था। उसको बैठे बैठे और उदासी आ रही थी। तो इसीलिए राजा ने अपने सिपाहियों के साथ शिकार पे जाने का प्लान बनाया और अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पे चला गया। जंगल में थोड़ी दूर चलते ही राजा अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अब राजा और परेशान हो गया और सोचने लगा, हे भगवान, सब बुरा मेरे ही साथ क्यों होता है। राजा एक कोने में बैठा था कि तभी उसके सामने कुछ आदिवासी लोग आ गए और राजा को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाने लगे। आदिवासी कुछ पूजा कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने राजा को लिटा दिया और एक आदिवासी एक हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर आया। तो राजा उसको देखकर समझ गया कि ये आदिवासी मुझे यहाँ पर लगता है मेरी बलि देने के लिए लाए हैं। राजा बहुत डर गया और तेज तेज चिल्लाने लगा। एक आदिवासी चाकू को राजा के गले पर मारने ही वाला था कि तभी उनका सरदार वहां आ गया और बोला, रुको, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। आदिवासी बोला, लेकिन क्यों सरदार? सरदार बोला, ध्यान से देखो, इसकी पैर की एक उंगली कटी हुई है। अगर हमने इसकी बलि चढ़ाई तो ये अधूरी बलि मानी जाएगी और हमारी देवी हमसे खुश नहीं होगी, इसीलिए हमें किसी और की बलि चढ़ानी होगी। तब राजा को याद आता है कि जब उसकी उंगली कटी थी तब चिंटू ने भी यही बोला था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब वो लोग राजा की उंगली की वजह से उसको छोड़ देते हैं। राजा भागा भागा अपने महल आ जाता है। महल आते ही राजा सबसे पहले चिंटू के पास जाता है और चिंटू को बोलता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, उस दिन मैं समझ नहीं पाया कि तुमने ऐसा क्यों बोला। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मुझे लगा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे माफ करना। चिंटू बोलता है, दोस्त भी बोलते हो और माफी भी मांगते हो। राजा फिर बोलता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब मैंने तुमको जेल में डालने को बोला तब भी तुमने बोला कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो इसमें क्या अच्छा हुआ मित्र? चिंटू हंसता है और बोलता है, मित्र, हम दोनों ना अच्छे दोस्त हैं, हम सारे काम साथ में करते हैं। अगर उस दिन तुम मुझे जेल में नहीं डालते तो शिकार पर मैं तुम्हारे साथ ही जाता और वो आदिवासी तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़ कर ले जाते, और क्योंकि तुम्हारी तो उंगली कटी हुई थी इसीलिए तुमको तो वो छोड़ देते, लेकिन मेरी तो कोई उंगली नहीं कटी, यानी मेरी बलि तो पूरी बलि मानी जाती। राजा को सारी बात समझ आती है और राजा हंसता है और फिर दोनों वापस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब जाकर राजा को एक बात समझ आ जाती है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और राजा भी अब खुश खुश रहने लग जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में हरि नाम का एक आदमी था। हरि बहुत साधारण इंसान था। उसके पास कुछ बकरियां थीं, जिनका दूध बेचकर वो कुछ पैसे कमा लेता था और अपना जीवन पालन करता था। वो अपनी सारी बकरियों की अच्छे से देखभाल करता, उनको साफ सुथरा रखता और उनको अच्छे से चारा खिलाता, जिससे सभी बकरियां खूब सारा दूध देती। और काफी दूध होने की वजह से हरि को दूध में पानी भी नहीं मिलाना पड़ता। गांव का सबसे शुद्ध दूध केवल हरि के ही पास मिलता था, इसीलिए अब हरि के पास आसपास के गांव से भी दूध लेने के लिए लोग आने लगे। अब हरि अपने इसी काम से बहुत खुश था, क्योंकि उसको काफी अच्छे पैसे और साथ साथ काफी नाम भी मिल गया था। हरि घर से सुबह का निकलता और आसपास के गांव में दूध बेचकर रात तक घर वापस आता। हरि की पत्नी अब बहुत खुश थी। जैसे जैसे समय निकलता गया, हरि का दूध बेचने का काम भी बढ़ गया और धीरे धीरे हरि ने और बकरियां ले लीं, लेकिन फिर भी उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे और दूध हमेशा कम ही पड़ जाता था। एक तरफ जहां हरि के शुद्ध दूध की वजह से उसका काम तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ
बाकी दूध वालों का काम दिन पे दिन कम होता जा रहा था, क्योंकि उनके ग्राहक भी अब हरी से ही दूध लेने लग गए थे, जिसकी वजह से अब वो हरी से चिढ़ने लगे। हरी जो हर समय खुश रहता, उसकी खुशी देख देख के उनको उससे जलन मचने लग गई। वो कैसे भी करके हरी का नाम खराब करना चाहते थे, ताकि लोग हरी से दूध ना लेकर वापस उनसे लेने लगे। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। जब हरी मार्केट के रास्ते से सामान लेके जा रहा था, तब हरिया और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है, मेरे चाचा जो विदेश में रहते हैं, वो मेरे लिए एक बहुत अनोखी बकरी लाए हैं। दूसरा आदमी बोलता है, अच्छा, ऐसा क्या अनोखा है उस बकरी में? तो हरिया बोलता है, वो बकरी एक बार में ही अपना पेट भर लेती है और उसके बाद एक बार में 50 लीटर दूध देती है, लेकिन उसका दाम आम बकरी से 10 गुना ज्यादा है। ये सुन के हर मन ही मन सोचने लगता है कि वैसे भी मेरे काम में दूध कम पड़ जाता है। मैं सोच ही रहा था कि 10 बकरी और ले आऊं, जिनके लिए मैंने पैसे भी जमा कर रखे हैं। तो क्यों ना 10 बकरी लेने की जगह मैं वो एक अनोखी बकरी ही ले लेता हूँ। उससे मेरा काम भी हो जाएगा और एक अनोखी बकरी भी मिल जाएगी। अब हरी जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी बोलती है, अगर सच में वो बकरी इतना दूध देती है तो उसको लेने में हमारा ही फायदा है। आप अभी जाइए और जल्दी से वो बकरी खरीद के ले लीजिए। हरी जल्दी जल्दी हरिया के पास जाता है और हरिया से बोलता है, मित्र, वो अनोखी बकरी खरीदनी है जो तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए विदेश से लाए हैं। हरिया मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि हरी उसके जाल में फंस गया था। लेकिन ऊपर से खुद को शांत दिखाते हुए हरी से बोलता है, नहीं मित्र, मैं तुमको वो बकरी तो नहीं दे सकता। वो बकरी कोई आम बकरी नहीं है। वो एक बार में 50 लीटर दूध देती है और उसकी कीमत भी आम बकरियों से 10 गुना ज्यादा है। हरी बोलता है, मैं तुमको उससे भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर मना करने के बाद हरिया मान जाता है और ज्यादा पैसे लेकर हरी को अपनी अनोखी बकरी बेच देता है और हरी को बोलता है, याद रहे, ये जब ही 50 लीटर दूध देगी जब तुम इसको पेट भर के खाना खिला दोगे। हरी बोलता है, ठीक है मित्र, मैं समझ गया। और वो वहां से बकरी लेकर चला जाता है। घर आकर जब हरी उस बकरी को अपनी पत्नी को दिखाता है, तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वो लोग उस बकरी को बाकी बकरियों से ज्यादा प्यार करते और उसकी अच्छे से देखभाल करते। जहां बाकी बकरियों को थोड़ा ही खाना मिलता, वहीं उस बकरी को ज्यादा ज्यादा खाना खिलाते। अब कुछ दिन बीत गए। हरी उस बकरी के पास उसका दूध निकालने आया, ये सोच के कि अब ये बकरी 50 लीटर दूध देगी। लेकिन जब उस बकरी का दूध निकाला तो वो उल्टा बाकी बकरियों से भी कम दूध दे रही थी। हरी को हरिया की बात याद आई कि ये बकरी सिर्फ तभी 50 लीटर दूध देगी जब तुम इसका पेट पूरी तरह से भर दोगे। इसलिए हरी उस बकरी को और ज्यादा खाना खिलाने लगा। जहां एक तरफ उसकी 20 बकरी जितना खाना खाती थीं, उससे कहीं ज्यादा वो अकेली एक बकरी खा लेती। लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। अब हरी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं कि इस बकरी का पेट भर जाए और ये 50 लीटर दूध दे ले। तब हरी ने फैसला किया कि अब मैं इस बकरी को स्पेशल खाना खिलाऊंगा, जिससे इसका पेट भी भर जाएगा। वो जल्दी से मार्केट गया और वहां से काफी महंगे महंगे काजू, बादाम, किशमिश सब ले आया और वही बकरी को खिलाने लगा। बकरी 2 मिनट में सारा खाना खा लेती है, लेकिन जब उसके आगे और खाना रखते तब फिर वो खाना शुरू कर देती। यानी उसका पेट भर ही नहीं रहा था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब हरी परेशान हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने मित्र हरिया से पूछ लूं कि इसका पेट क्यों नहीं भर रहा और कैसे भरेगा। क्या पता उसको मालूम हो। उसके बाद हरी
हरिया के घर चला जाता है। जब हरी हरिया के घर के बाहर पहुंचता है, वैसे ही अंदर से कुछ लोगों के हंसने और बात करने की आवाजें आती हैं। हा 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 हा, भाई हरिया, तुमने क्या सही प्लान बनाया था हरी को फंसाने का। अब वो बेचारा जिंदगी भर दूध बेचने से डरेगा। हरिया बोलता है, हमने उसको एक ऐसी बकरी दी है जिसका कभी भी पेट नहीं भरता, और भर भी गया तो वो थोड़ा सा ही दूध देगी। हरी को क्या लगा था वो हम सब दूध वालों का धंधा चौपट करेगा और हम बस देखते रहेंगे। अब वो ज्यादा दूध के लालच में उस बकरी पे अपनी कमाए हुए सारे पैसे लुटा देगा और हम वापस पहले की तरह मिलावट वाला दूध बेचकर पैसे कमाएंगे। ये सब सुनकर हरी को बहुत गुस्सा आया और रोना भी आया, क्योंकि वो इन पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हरिया ने हरी के दूध बेचने का काम चौपट करने के लिए उसको एक बकरी जो कि खराब नस्ल की थी वो बेच दी, और वो भी 10 गुने ज्यादा दाम पर। और सरपंच के आगे भी हरिया के दिए धोखे को साबित नहीं कर पाया। अब आगे तो बेचारा हरी बहुत उदास हो गया था, क्योंकि उसने अपने सारे जमा करे पैसे उस बकरी को खरीदने और उसको खिलाने पिलाने में ही लगा दिए। उसके पास अब और कुछ भी नहीं बचा था। जब हरी और उसकी पत्नी उदास होकर चल रहे थे, तभी दूसरी तरफ से हरी का बचपन का दोस्त चिंटू, जो कि गांव में एक वकील था, वो किसी काम से अपनी दादी के यहाँ आया था। जैसे ही चिंटू ने हरी को आते देखा, चिंटू खुशी से चिल्लाया, अरे हरी मेरे दोस्त, कैसा है तू? और ये भाभी और बकरी को लेके कहाँ जा रहा है? हरी बेचारा उदास चेहरे के साथ चिंटू से बोला, मैं ठीक हूँ चिंटू, बस अपने घर जा रहा हूँ। हरी की उदासी देखकर चिंटू समझ गया कि हरी को किसी बात से बहुत परेशानी हुई है। चिंटू ने तुरंत हरी को बोला, हरी मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझे बताओ कि क्या बात है, हम मिलके उसका कुछ हल निकालेंगे। हरी ने चिंटू को सारी बातें बताईं। चिंटू ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए बोला कि बस इतनी सी बात, तुम इतनी सी बात से इतने परेशान हो रहे हो मेरे भाई? तुम्हारी दिक्कत यही है ना कि सरपंच जी के सामने तुम हरिया के दिए धोखे को साबित नहीं कर पाए। लेकिन अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम बस मुझे अपनी बकरी एक दिन के लिए दो और कल तक मैं तुम्हें इंसाफ दिला ही दूंगा। हरी बेचारे के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने चिंटू को अपनी बकरी दे दी और चिंटू उस बकरी को लेके घर चला गया। अब अगले दिन हरी की पत्नी और चिंटू सब मिलके सरपंच जी के पास फिर से गए और सरपंच जी ने हरिया और उसके दोस्तों को भी बुलाया। हरिया बोला, क्या सरपंच जी, आप इस हरी के कहने पर हमको रोज रोज बुला लेते हो, इसकी वजह से हमको रोज अपना काम धंधा छोड़ के आना पड़ता है, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तभी चिंटू बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, आज अगर तुम ये साबित कर देते हो कि हरी की गलती है और तुमने हरी को कोई धोखा नहीं दिया, तो मैं तुम सब लोगों का जो भी आज का नुकसान हुआ होगा उससे दुगने पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर हमने ये साबित कर दिया कि तुमने हरी को धोखा दिया है या धोखे से बकरी बेची है, तो तुमको उसका जितना भी नुकसान हुआ है उससे दुगने पैसे देने होंगे। हरिया हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, ठीक है, अगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं हरी को अभी उसके नुकसान के दुगने पैसे दे दूंगा। हरी बेचारा उदास खड़ा था। चिंटू बोलता है, सरपंच जी, हरिया का कहना था कि ये बकरी तब तक दूध नहीं देगी जब तक इसका पेट नहीं भरेगा, है ना हरिया? हरिया बोलता है, हाँ बिल्कुल। चिंटू बोला, लेकिन अगर उसका पेट भर गया तो वो एक बार में 50 लीटर दूध देगी, ये भी हरिया ने ही कहा था ना, है ना हरिया? हरिया बोलता है, हाँ बिल्कुल। चिंटू बोला,
लेकिन सरपंच जी, अभी तो इस बकरी का पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दूध नहीं दे रही है। हरिया बोलता है, तुमको कैसे पता कि इसका पेट भरा है कि नहीं? चिंटू बोलता है, यकीन ना हो तो खुद इसको खाना खिला के देख लो। सरपंच जी बकरी के लिए खाना मंगवाते हैं और उस बकरी को खिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बकरी के सामने खाना आता है, बकरी खाना देखते ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। हरिया भी बार बार बकरी को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बकरी के सामने खाना रखते ही बकरी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। अब चिंटू सरपंच जी के सामने ये साबित कर देता है कि हरिया ने हरि को झूठ बोला था कि पेट भरने के बाद बकरी एक बार में 50 लीटर दूध देगी। हरिया डर जाता है और जल्दी से हरि के सामने हाथ जोड़ने लगता है। मुझे माफ कर दो हरि, तुम्हारा काम हमसे अच्छा चल रहा था ना, इसी जलन में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। चिंटू सरपंच जी से बोलता है, सरपंच जी, मैंने हरिया का झूठ सबके सामने लाकर अपना काम तो कर दिया, अब आप हरि को न्याय दिलाने का काम कर दीजिए। सरपंच जी बोलते हैं, वादे के मुताबिक हरिया गलत साबित हुआ है, अब उसको हरि को उसके नुकसान के दुगने पैसे तो देने होंगे और साथ ही हरि से माफी भी मांगनी होगी। हरिया उदास होके हरि को उसके नुकसान के दुगने पैसे देता है, लेकिन हरि बोलता है, नहीं मित्र, मुझे दुगने पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे नुकसान के जितने पैसे हैं वो दे दो। ये सुन हरिया रो पड़ता है और हरि से माफी मांगता है। अब सब सही हो जाता है, सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। हरि चिंटू से बोलता है, मेरे भाई, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने एक रात में ऐसा क्या कर दिया जो मैं इतने महीनों से नहीं कर पाया। मैं इतने महीनों से उस बकरी को इतना खिला पिला रहा हूँ, फिर भी जब भी उसके सामने खाना रखो वो खाने लगती है। मैंने उसको इतने महंगे महंगे काजू बादाम तक खिलाए, फिर भी उसका पेट नहीं भर पाया, लेकिन तुमने एक रात में ऐसा क्या खिलाया कि इसका पेट भर गया? चिंटू मुस्कुराता है और बोलता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हरि। हरि को कुछ समझ नहीं आया, वो बोलता है, मतलब? मैं तो कुछ समझा नहीं। चिंटू हरि को बताता है कि मैं जब उस बकरी को अपने घर लेकर गया, मैंने उसके सामने खाना रखा, जैसे ही उसने खाने के लिए मुंह खोला, मैंने जल्दी से खाने की प्लेट वहां से हटा दी। ऐसा मैंने तब तक करा जब तक बकरी खुद खाने की प्लेट को देखते ही अपना मुंह ना फेर ले, और इसी वजह से जब हरिया और सरपंच जी ने जैसे ही बकरी के आगे खाना रखा, बकरी ने अपना मुंह फेर लिया। चिंटू की बातें सुन के हरि को हंसी आ गई और हरि ने चिंटू को धन्यवाद के रूप में बहुत सारा बकरी का दूध दिया और हरि अब वापस से अपना दूध बेचने का काम मन लगाकर करने लगा।